हेलो दोस्तों एंड वेलकम। आज हम एक जनरल अवेयरनेस क्विज को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि उसे अच्छी तरह से डीकोड करेंगे। हर सवाल के पीछे जो कोर कॉन्सेप्ट छिपाया ना उसे समझेंगे ताकि रैंडम फैक्ट्स ऐसी नॉलेज बन जाए जिसे आप असल में यूज कर पाएं। चलिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। आप जीके का पेपर खोलते हैं और ऐसा लगता है जैसे टॉपिक्स की लॉटरी चल रही हो। एक सवाल फिजिक्स से तो अगला सीधा एंशिएंट हिस्ट्री से। बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, राइट? पर बिलीव मी, इसके पीछे भी एक मेथड है। तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आज हम इस केओस को एक स्ट्रक्चर देंगे। हम पहले साइंस के कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर कल्चर और हिस्ट्री के पीछे की कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में इस सब का सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अप, सेक्शन 1, साइंस कॉन्सेप्ट्स। आइए साइंस के उन ट्रिकी क्वेश्चंस को डीकोड करते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर हमें फंसा देते हैं। ओके, सो देखिए, ये एक क्लासिक फिजिक्स न्यूमेरिकल है। एक 12 ग्राम की बुलेट है जो राइफल से 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती है, और ये सब होता है सिर्फ 0.006 सेकंड्स में। सवाल सीधा सा है, बुलेट पर फोर्स कितना लगा? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस पूरे सवाल की जो चाबी है ना, वो है एक सिंपल सा फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब देखिए, क्वेश्चन ने हमें मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी और टाइम भी दे दिया, पर एक्सेलरेशन नहीं दिया। इसीलिए फोर्स निकालने से पहले हमें बुलेट की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी होगी। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। और हाँ, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट्स। सो स्टेप 1, मास ग्राम्स में है, उसे हम एसआई यूनिट यानी किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 ग्राम्स बन गए 0.012 केजी। स्टेप 2, अब आई एक्सेलरेशन की बारी, जिसका फॉर्मूला है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो 300 को 0.006 से डिवाइड किया और हमें मिला 50,000 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और अब फाइनल स्टेप, बस मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करना है। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। 0.012 केजी को 50,000 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 600 न्यूटन्स। देखा आपने, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, न्यूमेरिकल्स कितने आसान लगने लगते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट की फोर्स से अब हम आते हैं उसकी एनर्जी पर। सवाल ये है कि एक फ्री फॉलिंग बॉडी यानी ऊपर से नीचे गिरती हुई चीज की एनर्जी के बारे में कौन सी बात सच है? इसका जवाब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में छिपा है। ये लॉ सिंपल सा कहता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदलती है। जब कोई चीज हाइट पर होती है उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही वो गिरना शुरू करती है वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन की एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। इसका मतलब ये है कि पूरे सफर के दौरान उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और ये टोटल एनर्जी उसकी शुरुआती पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल टॉप पर था उसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, इसीलिए सारी एनर्जी पोटेंशियल थी, जिसका फॉर्मूला है mgh। सिंपल। चलो, फिजिक्स बहुत हो गया, अब थोड़ी बायोलॉजी हो जाए। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू है? ऑप्शंस में है मसल, ब्लड और दूसरे टिश्यूज। आपको क्या लगता है? सही जवाब है ब्लड। हाँ, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, राइट? पर ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब यहाँ कनेक्टिव का मतलब क्या है? ऐसा टिश्यू जो बॉडी के दूसरे टिश्यूज या ऑर्गन्स को कनेक्ट करे। और ब्लड तो पूरी बॉडी के सिस्टम्स को कनेक्ट करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, सब कुछ ट्रांसपोर्ट करके। एक तरह का बॉडी का सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम। और ये एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है अगले टेस्ट में ब्लड की जगह कोई और ऑप्शन आ जाए, तो याद रखिएगा, बोन जो बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, कार्टिलेज जो जॉइंट्स को सपोर्ट करता है, और यहाँ तक के एडिपोज यानी फैट टिश्यू, ये सब अलग अलग तरह के कनेक्टिव टिश्यूज ही हैं। सबका काम है जोड़ने या सपोर्ट करने का। चलिए 2 और बायोलॉजी फैक्ट्स को जल्दी से कवर करते हैं। पहला सिंपल है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर। द पीनस हेल्प्स ट्रांसफर स्पर्म्स। दूसरा सवाल थोड़ा ट्रिकी था, प्लांट प्रोपगेशन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए कौन सा पार्ट यूज नहीं होता? जवाब है सीड। ऐसा क्यों? क्योंकि सीड से पौधा उगाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल होता है, जिसमें प्लांट के दूसरे पार्ट्स जैसे स्टेम या रूट यूज किए जाते हैं। एक्सलेंट। आई होप साइंस के कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर हैं। अब सेक्शन 2 पर चलते हैं, कल्चर एंड हिस्ट्री। आइए देखते हैं कि हम हिस्ट्री के फैक्ट्स के पीछे की कहानियों को कैसे ढूंढ सकते हैं। ये एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है। क्विज में इंडिया के 2 अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स पर सवाल थे। एक तरफ है इंडो इस्लामिक स्टाइल, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है कुतुब मीनार। इसकी पहचान है बड़े बड़े आर्चेस,
गुंबद यानी डोम्स और ऊंची मीनारें। और दूसरी तरफ है साउथ इंडिया का द्रविड़ा स्टाइल, जिसका बेस स्क्वायर होता है और उसके ऊपर एक पिरामिड जैसा टावर होता है जिसे विमाना कहते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट इस्लामिक टर्म्स को समझते हैं जहां अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। एक सवाल था कि इनमें से कौन सा त्योहार नहीं है, और जवाब था मुहर्रम। ऐसा इसलिए क्योंकि मुहर्रम जश्न का नहीं बल्कि एक गंभीर शोक का समय होता है। दूसरा सवाल था लैलातुल कद्र के बारे में, जिसे नाइट ऑफ पावर कहते हैं, और ये इस्लाम में सबसे पवित्र रात मानी जाती है। और अब चलिए चलते हैं इंडिया की खूबसूरत फोक ट्रेडिशंस की तरफ। सवाल है, पंजाब का फेमस वार सिंगिंग स्टाइल आखिर है क्या? इसका जवाब इसके नाम में ही है, वार। सुनने में वीर जैसा लगता है ना? वार एक हीरोइक फोक नैरेटिव है। आसान भाषा में ये संगीत के जरिए किसी योद्धा या वीर की बहादुरी की कहानियां सुनाने का एक स्टाइल है। सोच लीजिए, एक एपिक कहानी पर मेलोडी के साथ। तो हमने क्विज के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, पर अब हम आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है, इस प्रैक्टिस टेस्ट में आपका स्कोर क्या आया ये उतना मैटर नहीं करता। असली जीत इस बात में है कि क्या अब आप हर जवाब के पीछे का क्यों समझ गए हैं, खासकर उन सवालों का जो आपने गलत किए थे। तो मैं आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूँ। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बेहतर स्ट्रैटेजी क्या है? चीज़ों को बस रट्टा मार लेना या हर टॉपिक के पीछे की कहानी को समझना? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे पीडीएफ्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन